नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री 2022 जो कि 12 जून को है, उसको ध्यान में रखकर हम लोग विगत 10 से 15 वर्षों में जो सवाल पूछे गए थे उन पर एक व्यू क्लियर कर रहे थे हम लोग और सवालों को हल करने का प्रयास कर रहे थे। साथ साथ में जो थोड़ा बहुत टॉपिक पर डिस्कस करना था उस पर भी हम लोग नजर डाल रहे थे कि किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। प्रीवियस ईयर के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको हल अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि उससे आपके ने जो पढ़ा है वो तो क्लियर होगा ही होगा। साथ में एक आयोग का मानक भी पता चल जाता है कि वो क्या आपसे पूछने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये आपको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज महान्यायवादी पढ़ेंगे। महान्यायवादी का लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तेजी से जरा देखते हैं सॉलिसिटर जनरल क्या है। सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में हम एसजीआई बोलते हैं। पहली बात, इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये महान्यायवादी का एक मदद करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, महान्यायवादी जिसको आर्टिकल 76 के तहत बनाया गया है, तो उसके पास बर्डन काफी रहता है। सब भारत सरकार का काफी केस चलता रहता है, उच्च न्यायालय में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है। तो उसकी मदद करने के लिए इस एसजीआई का गठन किया गया था। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति जो है वो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति वाली समिति है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, वो इसकी नियुक्ति करता है। ये संवैधानिक नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लगभग समांतर 3 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति होती है और इसके लिए बकायदा एक वैधानिक एक एक्ट आया था। तो आपको ये रखना कि ये जो है ना, ये संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ये केवल वैधानिक पोस्ट है। ठीक है, इसका सा हटा दीजिए, केवल ये वैधानिक पोस्ट है, लीगल पोस्ट है केवल। ये अटॉर्नी जनरल की मदद करता है और भारत का जो दूसरा विधि अधिकारी है उसको सॉलिसिटर जनरल, मतलब हम एसजीआई बोलते हैं उसको। इसके अतिरिक्त तृतीय विधि अधिकारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। मतलब एक तो आपका हो गया अटॉर्नी जनरल एजीआई, उसकी मदद करने के लिए एसजीआई, और इसकी मदद करने के लिए एडिशनल एसजीआई। ये कई एडिशनल होते हैं, करीब 6 से लेकर 7 तक हो सकते हैं ये। तो ये एडिशनल ये एजीआई के अंडर में काम करते हैं, केवल मदद करते हैं इनकी। अब आगे देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता है। तो इसी प्रकार से जैसे महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए न्यायालय में राज्य का महाधिवक्ता होता है। इसको राज्य सरकार का वकील बोलते हैं। ये भी संवैधानिक पोस्ट है। तो अब महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों संवैधानिक हो गई। ये संविधान के आर्टिकल 165 के तहत इसकी बात की गई है। ठीक है, और इसको कौन बना सकते हैं? तो 10 वर्षों तक का अनुभव होना चाहिए एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उसका। मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। उसमें जो आपका अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी, उसमें जो क्षमता होनी चाहिए वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए। और यहाँ पर उच्च न्यायालय का, आप उसी प्रकार से जैसे केंद्र सरकार में नियम होते हैं, बस उसी का राज्य सरकार का ये रूप है। तो ये आपको याद रखना है। संविधान में इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है ना, राज्य सरकार की जो नियुक्ति संबंधित समिति होती है वही इसका, सॉरी ये तो संवैधानिक पोस्ट है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी कार्य करते हैं, कि महान्यायवादी का भी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है आपके भारतीय संविधान में। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी उसी तरीके से महाधिवक्ता भारत के जो सॉरी राज्य के विधानमंडल में जो विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, ठीक उसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है जैसे कि महान्यायवादी करता है। ठीक है, महान्यायवादी अपनी जगह वो केंद्र सरकार में करता है, राज्यसभा और लोकसभा में ये आपके राज्य की जो सभाएं होती है, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और आपको थोड़ा सा नाम भी पता होना चाहिए, राघवेंद्र सिंह इस समय उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर, ये आपके एडवोकेट जनरल हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब सवालों को हल करते हैं तेजी से। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देगा? तो भारत के कानूनी विषय कौन होता है? सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल होता है, जो भारत सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
शेष कुछ नहीं। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आपको भी बताया आर्टिकल 36 के तहत 76 के तहत 76 कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, चूंकि जैसे कैग के बारे में हम लोगों ने लास्ट बार पढ़ा था, तो कैग के बारे में 6 वर्ष और 65 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, इस पे ऐसा कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह कार्य करता है। तो ये आदमी कौन है? महान्यायवादी। लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा जब तक है तब तक ये कार्य करेगा। क्या लोकसभा जब तक जीवित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी संवैधानिक पोस्ट है। ये भी करीब आपके 6 वर्ष और 65 वर्ष तक रहते हैं। अभी जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। और कैग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था, 6 वर्ष और 65 वर्ष ये दिया हुआ है। तो भारत के महान्यायवादी ऐसा पद है जिसपे है तो संवैधानिक, लेकिन इस पर किसी भी कार्यकाल की बात संविधान नहीं करता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। ये राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? अभी आपको मैंने बताया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल याद रखिएगा या भारत का महान्यायवादी याद रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रथम विधि अधिकारी, ये याद रखिएगा, विधि अधिकारी। आगे चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, किसके हैं? भारत सरकार। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का नाम मत ले दीजिएगा। वो तो राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह मांग सकते हैं 143 के तहत, यहाँ पर नहीं। ठीक है, भारत सरकार के हैं। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो एक सही है, तो ये वाला पहले काट दीजिए। ठीक है, 2, 3 और 4 जो, और 3, 4 भी काट दीजिए। इसमें सही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महान्यायवादी की बातचीत चल रही है तो बिल्कुल सत्य बात ये भी हो जाती है, तो ये भी सही है। तो यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पार्टिसिपेट कर सकता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और चौथा जो है, इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर चलता है और किसी पद पर नहीं चलता है। हालांकि बोल देते हैं कभी कभार, और महान्यायवादी के मामले तो राष्ट्रपति स्वयं हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है, आगे चलो। एक प्रकार का मालूम है, ये अधिकारी होता है, ये आप याद रखिएगा। महान्यायवादी जैसे कई अधिकारियों को सरकार हटा देती है, बर्खास्त कर देती है उसको नौकरी से, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। हालांकि ये पद इतना सम्मानित होता है कि ऐसा नहीं किया जाता है। बाकायदा वो अगर जब ऐसी कोई प्रक्रिया होने वाली होगी तो महान्यायवादी स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं इस पद की गरिमा के हिसाब से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्खास्त कोई नहीं करता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो कौन है ऐसा व्यक्ति? महाधिवक्ता। ये तो केवल स्टेट में जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये केवल जो है आपके स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, अब थोड़ा सा उसको हमने दूर कर लिया है, इसलिए रुक गया था समय। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो महाधिवक्ता स्टेट का होता है। तो सभी स्टेट में स्टेट का पक्ष रखने जा सकता है, लेकिन स्टेट की बात करता है, ये सब जगह नहीं जा सकता सामान्य स्थिति में। महान्यायवादी भारत सरकार का होता है, पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ये भी जा सकता है, लेकिन जो आपसे पूछा गया है उसका सबसे सटीक आंसर है वो बी यहाँ पर होगा। अगर ये नहीं दिया होता तो आप ये आंसर लगा सकते थे, सी आंसर। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में जरा ये कथन दिए हुए जरा देखना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर लेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकता हो, अर्ह हो। ठीक है ना, ये अर्ह है। ठीक है, अर्ह होगा। तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है वही महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी, थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गई है। महान्यायवादी उतना ही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद निर्धारित करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आंसर 1 है वो केवल यहाँ पर सही है। ये राष्ट्रपति जो निर्धारित करते हैं वही इसमें आंसर आएगा महान्यायवादी के।
ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो एक सही होगा। ये राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति एक बार निर्धारित कर देते हैं, राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत ये व्यक्ति कार्य करेगा। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में थोड़ा विचार करना है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। मान लीजिए ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कभी, अब याद नहीं आ रहा है। लोकसभा में बोल सकता है, जब वो भाग ले सकता है तो बोल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। 1 और 3 तो सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, मतदान केवल वही करेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा, उस सदन का सदस्य होना बड़ा इंपॉर्टेंट, तभी वो मतदान कर सकता है। तो ये आपका चौथा वाला आंसर ये तो गलत ही हो जाएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। हमारा तीसरा सही है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है? 1, 2 और 3, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ये किसी भी समिति का भी सदस्य हो सकता है, बस इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो जो मूल बात है वो यही है कि ये किसी भी वोट डालने का इसको अधिकार नहीं। आगे बढ़ते हैं। संसद को संबोधन करने का अधिकार प्राप्त है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो ये माना जाएगा कि ये तो निष्पक्षता का हनन हो रहा है, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ही ऐसा करने लगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्याय, ये अगर बात भी करेंगे तो राष्ट्रपति से बात करेंगे, राष्ट्रपति के माध्यम से ही अपनी बात इस संसद में रखवा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इस पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती संसद में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये अलग चीज है, एनएसए, अजीत डोभाल जो है हमारे। भारत के महान्यायवादी, यही एक इसका सटीक आंसर यहाँ पर बनता है। आपको सारे आंसर देखने चाहिए, ये याद रखिए, क्योंकि उससे भी अच्छा आंसर मिल सकता है। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है। मुख्य न्यायाधीश, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, ये तो काट दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? ये राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन देते हैं, अगर चुनाव कराना है नहीं कराना है, इस प्रकार की बात। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये भी जो भी बात करेंगे वो राष्ट्रपति के लिए करेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति को ये, अगर कोई इनके सवाल हैं या किसी प्रकार का इनको प्रतिवेदन देना है, कुछ बात बतानी, तो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उसको पटलों पर रखवाएगा संसद की, ये प्रक्रिया होती है पूरी। यहाँ पर देखिए, दोनों सदनों में बोलने व अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने व किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो महान्यायवादी है, भारत का अटॉर्नी जनरल, ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। इतने बार मैंने सवाल में आपको अटॉर्नी जनरल बता दिया है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदन पर कार्रवाई भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। संसद पूछा है, ये याद रखिए। अगर विधानमंडल यहाँ दे देता ना, तो फिर आपको महाधिवक्ता लगाना पड़ता। किसी सदन पर कार्रवाई में, किसी भी सदन पर कार्रवाई में भाग ले सकता, तो ये महान्यायवादी है इसका आंसर। अब देखिए, यहाँ पे डाउट आ जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा में तो ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, इसका आंसर उपराष्ट्रपति इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सवाल आप जरा देखिए, उसका क्या मंशा है, वो उपराष्ट्रपति पे नहीं पूछना चाहता, वो महान्यायवादी पर ही पूछना चाहता है। इसी तरीके से ये सवाल उसको फ्रेम किया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा मंशा समझनी पड़ेगी। महान्यायवादी इसको आप लगा सकते हैं। अगर ये आंसर मान लीजिए क्वेश्चन डिलीट भी होगा, या फिर अगर सही माना जाएगा, तो सबसे सही आंसर इसका महान्यायवादी होगा, ना कि उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी एक सदन की। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये एक यहाँ होना नहीं चाहिए, हालांकि क्वेश्चन में एक दिया हुआ था। तो उपराष्ट्रपति भी एक सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और महान्यायवादी भी ऐसा ही है। लेकिन आप बस वही मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जो एग्जामिनर ने बनाया होगा, वो उपराष्ट्रपति पर नहीं बनाया है इसमें सवाल। कार्रवाई पे भाग ले सकता है, इसके दिमाग में कहीं ना कहीं महान्यायवादी है, बस वो शब्द जो है, ये एक जो जुड़ गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। ये एक ना होता तो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी है, ये सदस्य नहीं होता, तब भी सदस्य ये पार्टिसिपेट कर सकता है। उपराष्ट्रपति भी सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो ये सभापति जरूर होते हैं राज्यसभा के। तो कंफ्यूज मत होइएगा, महान्यायवादी बहुत ज्यादा
ए हो जाएगा तो बी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, सी नहीं तो ऐसा होना चाहिए, इतना ज्यादा अंदर जाकर सवाल नहीं पूछा जाता, ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए बस। आगे चलते हैं। सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में मैंने बताया, पहले होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके नीचे काम करते हैं इसकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर इसी के 4-5 और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ होते हैं जो इसकी मदद करते हैं सॉलिसिटर जनरल, है ना। ये ठीक ऐसे समझ लीजिए, ये डीएम हो गया, ये एडीएम मदद करने के लिए, डीएम की मदद करने के लिए एडीएम, एडीएम की मदद करने के लिए कई और एडीएम हो जाते हैं या एएसडीएम हो जाते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं, है ना, अतिरिक्त उप जिलाधिकारी जिसको बोलते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल कौन सा होता है, तो सॉलिसिटर जनरल होता है वो हमारा कानूनी सलाहकार होता है, सरकारी अधिवक्ता नहीं, सरकारी अधिवक्ता तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट एडवोकेट, ये कानूनी सलाहकार होता है, ये आपको पता होना चाहिए आंसर, ठीक है। ये कानूनी सलाहकार, तुरंत सरकारी अधिवक्ता नहीं लगा देना, इसने डाला ही इसलिए था कि आप तुरंत वो हो जाए, ऐसा नहीं, कानूनी सलाहकार होता है केवल, अटॉर्नी जनरल भी कानूनी सलाहकार होता है। भारत का सॉलिसिटर होता है, क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी नहीं, भारत सरकार को कानूनी रूप से सलाह देने के लिए नियुक्त प्राधिकारी होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल, और साथ में उसकी मदद के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो ये न्यायिक पद सलाहकार होता है, न्यायिक पद सलाहकार, ठीक है ना, ये न्याय संबंधी मामलों पर सलाह की बात करता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, जैसे भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल देते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार को, आपको ये देखिए थोड़ा सा ये गलत लिख दिया है, महाधिवक्ता है ये, महाधिवक्ता, है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, महाधिवक्ता। वर्तमान में यूपी के कौन है, राघवेंद्र, ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा। और महान्यायवादी कौन है, तुषार मेहता, सॉरी ये तो है वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल कौन है, एसजीआई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो है तुषार मेहता, ये नाम आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है कभी भी। तो यहाँ पर नहीं नहीं ये नहीं है, ये दिया हुआ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार, बस आपको तुरंत महान्यायवादी टिक नहीं कर देना, यहाँ पढ़िए राज्य सरकार दिया हुआ है, केंद्र सरकार नहीं, गलत मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्री में बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप इस चीजों को गलत नहीं करना है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, तो पहले आपको 2-3 चीजें पता चल गई, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है, राज्य सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है, वो महाधिवक्ता होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, राज्य सरकार के विधान परिषद विधानसभा में बिना सदस्य के रूप में कौन बैठ सकता है, केवल वोट नहीं डाल सकता, बहस कर सकता है, महाधिवक्ता होता है, ठीक है। और ये महाधिवक्ता जो है 165 के तहत संवैधानिक पद है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 4-5 चीजें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल और महान्यायवादी की मदद करने के लिए होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कैग अलग ही चीज है, ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी। राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार कौन देगा, तो महाधिवक्ता देंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ, ये ऐसा कुछ नहीं होता, सलाहकारी जो क्षेत्राधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो भी राष्ट्रपति को देंगे, और किसी भी न्यायालय के पास नहीं। अगर ऐसा होने लगा ना तो राज्य सरकार ही पूछेगी, भाई ये बताइए कि हमारे खिलाफ ये केस आया तो हम क्या करें, तो कहीं ना कहीं न्यायालय को राज्य सरकार से अलग रखने के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन राष्ट्रपति जो पूरे देश को उसके काम होते हैं, देश में जितने भी काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, अगर कोई विदेश की कोई ऐसी संधि है या कोई पुरानी संधि है, उस पर संविधान को ध्यान में रखकर वो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है ना। 2 प्रकार की सलाह मैंने आपको बताई थी, पहली सलाह होती है जिसपे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं दे सकता, या नहीं मतलब दे भी सकता नहीं भी दे सकता है, लेकिन दूसरी प्रकार की जिसमें जैसे पुरानी संधि की कोई बात है तो उसको उसको सलाह देना कंपलसरी है। आगे चलते हैं, ये देखिए थोड़ा सा विचार करिए शब्दों पर। भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कहाँ से हो जाएगा, राज्य का महाधिवक्ता है, भारत के राष्ट्रपति क्यों करेंगे, राज्यपाल नहीं है क्या, राज्यपाल करेंगे, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा।
तो ये आपका सही पूछा है इसने, तो ये गलत है, तो एक इसका गलत हो जाएगा, तो ये काट दीजिए। आगे देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकार अधिकारिता होती है। उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकार अधिकारिता होती है। तो ये इसमें जरा सा ये जो टिक है इन पे जरा सा आप जरा फोकस कर ले, क्या ये बोलना चाहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपीलीय तो समझ में आता है, अपील तो हो जाएगी, देखिए सलाहकारी अधिकार, तो सलाहकारी तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखिए बड़ा बारीक शब्दों पर ध्यान देना, सलाहकार केवल सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, तो इसका आंसर यानी दो भी नहीं होगा। अगर सलाहकार की जगह कुछ और लिखा होता तो एक बार सही भी हो सकता था। अपील ही सही है, सलाहकार गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो एक ना तो दो। आपको शब्दों पर बड़ा ध्यान देना है, नहीं तो सिंपल सिंपल से सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा फोकस रखना है। ठीक है, तो फिर आपसे ये हमारे पास इतना ही था, सॉलिसिटर जनरल इन सब चीजों पर हो गया है। अब राज्य की राज्यपालिका पर, सॉरी राज्य की कार्यपालिका पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पे राज्यपाल को देखेंगे, विधानसभा विधानमंडल को देखेंगे, इन सब चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे आज की सीरीज पर इतना ही था, सारे सवाल हम लोगों ने देख लिए हैं। इसी के इर्द गिर्द सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार।